बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो मशहूर है, इनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 2024 में बैंकिंग इंडस्ट्री ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1000 अरब रुपए कमाया था और अब इंटरेस्ट रेट आधे हो गए हैं, लेकिन 2025 में ऐसा लग रहा है कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1000 अरब से भी ज़्यादा हो जाएगा। चंद ही बैंक्स रह गए हैं जो अभी भी अपनी बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहे हैं और इनमें शामिल है पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक, जिसके पास 2024 के आखिर में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स थे और बहुत ही जल्द ये बैंक 5 ट्रिलियन डिपॉजिट्स का माइलस्टोन जो है वो अचीव करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। लास्ट 3 महीनों में बैंकिंग सेक्टर में जो मैसिव रैली आई है उसमें नेशनल बैंक एक टॉप परफॉर्मर था और ये एक टर्न अराउंड स्टोरी भी है। और वो ऐसे कि इनका लॉन्ग पेंडिंग पेंशन्स का जो केस था वो भी फाइनली पिछले साल में रिजॉल्व हो गया और लास्ट ईयर बहुत बरसों के बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना डिविडेंड भी रिज्यूम कर दिया। सो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। पीएसएक्स की बुल रैली का ये लेट परफॉर्मर जो है लेटली बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है और 2025 के एनुअल रिजल्ट्स के साथ बम्पर डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशंस अभी से बनने लग गई हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से, और वो है डिपॉजिट्स। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस डिफरेंट बैंक्स जो बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहे होते हैं वो लोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स पे ही दे रहे होते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दें या प्राइवेट सेक्टर को दे दें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जो लोन्स का इंटरेस्ट रेट है वो काइबोर से लिंक्ड होता है। लेकिन जो इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, यानी कि लोगों के डिपॉजिट्स, उस पे आप उनको क्या प्रॉफिट पे करते हैं, ये हर बैंक का डिफरेंट होता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है करंट अकाउंट परसेंटेज। आपको तो पता ही होगा, करंट अकाउंट का मतलब है फ्री मनी फॉर द बैंक। लेटेस्ट नंबर के हिसाब से नेशनल बैंक के पास ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो करंट डिपॉजिट्स में मौजूद हैं और ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी होता जा रहा है। इसी तरीके से नेशनल बैंक में एक रिम्यूनरेटिव करंट अकाउंट भी होता है, जिसके अंदर अगर आप अपने डिपॉजिट्स रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट रेट से तकरीबन 3% कम होता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे ये इंटरेस्ट रेट -1.5% होता है। तो ये जो करंट अकाउंट रिम्यूनरेटिव हैं, इसमें भी नेशनल बैंक का स्प्रेड जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो नेशनल बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें तकरीबन 30% जो है वो नॉर्मल करंट अकाउंट्स होते हैं और 30% ही तकरीबन रिम्यूनरेटिव करंट अकाउंट्स होते हैं। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते रहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में के करंट अकाउंट की जो परसेंटेज है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लग जाती है, क्योंकि लोग सोच रहे होते हैं कि पहले तो मुझे 20% मिल रहा था, तो काफ़ी लोग करंट अकाउंट को सेविंग में कन्वर्ट करा देते हैं। लेकिन जब रिटर्न ही 10, 9, 8% मिल रहा हो तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि रिटर्न तो बहुत कम है, तो हमें अगर आप करंट अकाउंट पे भी शिफ्ट कर दें तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी तरीके से जो न्यू अकाउंट्स खुल रहे होते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं तो हर किसी की कोशिश होती है जो भी पैसे हैं उस पर कुछ ना कुछ मुनाफा आता रहे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इतने कम होते हैं तो वो करंट अकाउंट भी खुलवा लेते हैं। एक और डेवलपमेंट जो कि 2024 के आखिर में हुई थी, उसने भी इस बैंक को काफ़ी ज़्यादा मदद की, और वो ये है कि स्टेट बैंक ने नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स पे एमडीआर यानी कि मिनिमम डिपॉजिट रेट को अबॉलिश कर दिया। यानी कि पहले आपको जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता था उससे -1.5 सेविंग अकाउंट होल्डर्स को देने ही देने हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे होते हैं तो कभी कभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 13% होता है, और जो गवर्नमेंट को बैंक लेंड कर रहा होता है लेट से 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, उसका रेट जो है वो 13% के बजाय 11% पे चल रहा होता है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो जाएगा। तो हमें अगर पूरी 6 महीने की एवरेज निकालें तो तकरीबन 11% बनेगा। और ऐसी सिचुएशन 2024 में काफ़ी ज़्यादा थी, तेज़ी से इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे थे, तो बैंकों को एक तरीके से अगर किसी ने सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ था तो उनको नुकसान हो रहा था। और इस चीज़ को देखते हुए 2024 के आखिर में स्टेट बैंक ने कहा कि इंडिविजुअल्स को छोड़ के आपके जितने भी सेविंग्स अकाउंट होंगे उस पर आपको इंटरेस्ट रेट -1.5 देने की रिक्वायरमेंट हम ख़त्म कर रहे हैं। और नेशनल बैंक में तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के भी जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर सेविंग्स अकाउंट होते हैं। तो इस डेवलपमेंट ने नेशनल बैंक को काफ़ी फ़ायदा दिया। रफ अगर अंदाज़ा लगाएं तो 2024 के आखिर में तकरीबन बैंक के पास 2.5 ट्रिलियन के सेविंग्स अकाउंट थे।
अगर हम इसमें से अज्यूम करें कि तकरीबन 65 से 70% जो है वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स थे, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीज़। सो 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ पे अगर आपको 1 से 2% भी कम रिटर्न देना हो तो ये जो है साल का तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए बन जाता है। सो इन 3 डेवलपमेंट्स की वजह से, फर्स्ट डिपॉजिट ग्रोथ, सेकंड करंट अकाउंट की परसेंटेज इंप्रूव होना, और थर्ड जो एमडीआर की अबॉलिशमेंट हुई, इन तीनों चीज़ों की वजह से बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आप देखें इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। आम आदमी तो यही सोचता है कि इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आ रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर कैसे जा सकते हैं, इनके तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और जब मैंने स्टार्ट की थी इन्वेस्टिंग तब मैं भी ऐसे ही सोचता होता था। लेकिन 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है उनकी प्राइस बढ़ जाती है। फर्स्ट फैक्टर होता है कि नेचुरली बैंक्स के अंदर जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो चल रही होती है, तो मोर डिपॉजिट्स मोर अर्निंग्स। और सेकेंडली फिर हमने देखा है कि जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो जो करंट अकाउंट की परसेंटेज होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती है। अगेन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं चलो इंटरेस्ट रेट इतने कम है तो हम करंट अकाउंट में ही पैसे रख लेते हैं। तो आप पिछले डेटा में भी अगर देखेंगे तो जब 2-3 साल इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं तो ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री की जो करंट अकाउंट परसेंटेज होती है वो तकरीबन 5% से ऊपर चली जाती है। फिर इसके साथ साथ जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं तो बैंकों ने गवर्नमेंट को जो लोन्स दिए होते हैं वो ऑलरेडी एक हाई प्राइस पे फिक्स्ड होते हैं, तो जो फिक्स्ड पीआईबीज होते हैं और जो 12 मंथ के टी बिल्स होते हैं उस पर कंपनी जो है थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर लेती है। और थर्ड फैक्टर, एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल, वो ये है कि लेट से इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से थोड़ी बहुत डिपॉजिट ग्रोथ हुई, करंट अकाउंट की परसेंटेज भी बढ़ गई और बैंक की अर्निंग्स जो है वो मोर और लेस सेम रही। यानी कि जो बैंक पहले 50 रुपये अर्न करता था पर शेयर, वो इस सारी चीज़ों के बाद भी 50 रुपये पर शेयर ही अर्न कर रहा है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो इस कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। और उसकी वजह यह है जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो हर कंपनी को पी रेशो जो है वो ज़्यादा मिलता है। सो फॉर एग्जांपल अर्निंग्स अगर बैंकिंग सेक्टर की स्टेगनेंट भी हो जाती हैं फिर भी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो हायर पी रेशो पूरी मार्केट को और बैंकिंग सेक्टर को भी मिलता है उसकी वजह से आपकी शेयर प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो गवर्नमेंट बैंक्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायतशारी के साथ काम ले रहे होते हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी डेवलपमेंट नेशनल बैंक के लिए ये भी हुई थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली साइड पे कि इनका काफ़ी सालों पुराना पेंशन्स का एक केस चल रहा था जिसका फाइनली 2024 में डिसीजन आ गया और कोर्ट ने डिसाइड किया कि नेशनल बैंक ने अपने 11,500 एम्प्लॉयज़ को 60 बिलियन की पेंशन पेमेंट अपफ्रंट करनी होगी और आने वाले कुछ सालों में तकरीबन हर साल 8 से 10 अरब रुपए जो है रिकरिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी आप ये इंक्लूड करेंगे। बैंक ने इस डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोविजनिंग की हुई थी, तो जब ये फैसला आया, ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई, तो इस बैंक के ऊपर जो एक तलवार लटकी हुई थी, लोग सोचते थे कि कुछ भी डिसीजन आ सकता है, 200 अरब रुपए का भी फैसला आ सकता है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बन गया बैंक के लिए। और इस अनसर्टेनिटी के ख़ात्मे के बाद ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सालों बाद जो है 2024 के आखिर में 8 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया। सो ये जो 3-4 फैक्टर्स थे जिसमें से हाई डिपॉजिट ग्रोथ और 2025 में नेशनल बैंक की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसके साथ साथ पेंशन्स केस की अनसर्टेनिटी ख़त्म होना, एमडीआर की अबॉलिशमेंट और जब इंटरेस्ट रेट हाई थे उस वक़्त नेशनल बैंक ने ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे लॉक किए हुए थे। तो इन सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन ने नेशनल बैंक को बहुत अच्छे तरीके से एक टर्न अराउंड स्टोरी बना दिया है। और इसके साथ साथ फ्यूचर के लिए नेशनल बैंक की मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि अपने बैंक को अब थोड़ा सा रिवैम्प किया जाए, इनकी जो ब्रांचेज़ हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक बनाया जाए। इस पे काम शुरू हो चुका है जिसकी वजह से मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और करंट अकाउंट की परसेंटेज भी इम्प्रूव हो सकती है। इससे पहले मैं आपको नेशनल बैंक के 2025 के डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस, 2026 की अर्निंग्स और उसकी आउटलुक के बारे में बताऊं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में PSX की एक एवरेज कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 250% प्रॉफिट कमा के दिया है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो बुल मार्केट फ्रेमवर्क होता है वो ऑन है और अगले कुछ सालों के लिए भी ऑन रहता हुआ नज़र आ रहा है। आप हिस्ट्री से ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, जब भी पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स
ठीक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है, तो एवरेज एक साल में 30 to 35% रिटर्न्स आ जाते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि इन सालों में क्योंकि PKR स्टेबल होता है तो PKR की डिवैल्यूएशन भी नहीं होती। और इस बुल मार्केट फ्रेमवर्क में अगर आप अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की वैल्यू एडिशन कर लें तो क्या ही बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, कोई सट्टेबाजी नहीं, जस्ट प्योर नॉलेज ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ कंपनी, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आइए मैं अब आपसे शेयर करता हूं कि हमारे हिसाब से 2025 के आखिर में नेशनल बैंक जो है कितना डिविडेंड अनाउंस करने जा रहा है। तो आइए सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करते हैं और पहले एस्टिमेट करते हैं कि 2025 की अर्निंग्स तकरीबन कितनी हो जाएंगी। हाफ ईयर के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बैंक ऑलरेडी जो है तकरीबन 20 रुपये अर्न कर चुका है और मोर और लेस अर्निंग्स का ट्रेंड जो है इसी तरीके से चलता रहेगा और 2025 के आखिर तक NBP की अर्निंग्स जो हैं वो तकरीबन 38 से 40 रुपीज़ हो जाएंगी। और जाहिर है मैनेजमेंट्स एग्जैक्ट तो आपको बता नहीं सकती कि कितना डिविडेंड अनाउंस करेंगे, तो वो मोर और लेस जो है पे आउट रेशो यानी कि अर्निंग्स की कितनी परसेंटेज जो है हम डिविडेंड देंगे वो आपको वही बता सकते हैं। तो अभी लेटली मैनेजमेंट ने कमेंट किया है कि हम पिछले साल की जो परसेंटेज है उसके आसपास ही डिविडेंड जो है वो अनाउंस करेंगे। अब पिछले साल की अर्निंग्स जो थी वो सिर्फ 12 रुपये थी क्योंकि ये जो पेंशन्स वाला केस था इसके जो एक्सपेंसेस थे वो सारे एक ही साल में रिकॉर्ड हो गए थे और नेशनल बैंक ने 8 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया था। तो अगर हम इस परसेंटेज को थोड़ा और कम कर लें क्योंकि इस दफ़ा जो है वो वन टाइम एक्सपेंस बुक नहीं होगा और हम अज्यूम करते हैं कि 60 से 65% डिविडेंड जो है वो आ सकता है और ये नेशनल बैंक की जो पुरानी हिस्टोरिकल एवरेज है उससे भी थोड़ा सा कम ही है, तो हम रीज़नेबल लेवल पे अज्यूम कर सकते हैं कि कोई 24 से 26 रुपये की रेंज में डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। और बैंकिंग सेक्टर में एक टर्म यूज़ होती है कार, जो कि बताता है कि बैंक के पास एक्स्ट्रा इक्विटी कितनी पड़ी हुई है, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो उसमें भी करंटली नेशनल बैंक 30% पे खड़ा है, तो ये भी शो कर रहा है कि बैंक जो है काफ़ी बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। स्टॉक मार्केट होती है फॉरवर्ड लुकिंग, इसी वजह से 2026 की अर्निंग्स का अंदाज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। आइए हम अज्यूम करते हैं कि 2026 में एवरेज इंटरेस्ट रेट 10% होंगे और नेशनल बैंक के डिपॉजिट्स जो हैं वो तकरीबन 5 ट्रिलियन होंगे और जो करंट अकाउंट की परसेंटेज है वो तकरीबन 30% तक पहुंच जाएगी। सो इस हिसाब से बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम इन 2026 बन जाएगी तकरीबन 260 से 265 बिलियन रुपीज़। फिर बैंक जो दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट फीस चार्ज करता है नॉन फाइनेंस, वो बन जाएगी तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ और 2026 में NBP के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे तकरीबन 125 बिलियन रुपीज़। इसके साथ साथ बैंक जो है अपनी बुक का तकरीबन आधा % अगर प्रोविजनिंग में बुक कर ले तो तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ जो है वो प्रोविजनिंग में बुक हो जाएंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा नेशनल बैंक का तकरीबन 175 बिलियन रुपीज़। और जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर का जो टैक्स रेट है उसने हर साल जो है 1% से डिक्रीज़ होना है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बन जाएगा तकरीबन 85 to 90 बिलियन रुपीज़। 2026 की अर्निंग्स को अगर हम EPS में ट्रांसलेट करें तो ये बन जाएंगी तकरीबन 40 से 44 रुपीज़। और इसी तरीके से अगर हम अगले साल का डिविडेंड जो है वो एस्टिमेट करें और 65% की एवरेज ले लें तो ये बन जाते हैं क्लोज टू 27 to 29 रुपीज़ पर शेयर। सो अगर अगले एक साल के लिए नेशनल बैंक की फेयर वैल्यू एस्टिमेट करनी हो तो हम डिविडेंड यील्ड भी यूज़ कर सकते हैं और पी रेशो भी यूज़ कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड जो है इस बैंक की मोस्ट प्रॉब्ली 10 से 12% की रेंज में आ जाएगी, जिसके हिसाब से नेशनल बैंक की फेयर वैल्यू तकरीबन जो है 240 से 290 रुपीज़ की रेंज में बन सकती है। और पी रेशो पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जिस तरीके से बुल मार्केट चल रही है और पी रेशोज़ पूरे मार्केट के भी इम्प्रूव हो रहे हैं तो नेशनल बैंक को भी 7 पी रेशो ईजिली मिल सकता है। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस और हमेशा हम आपसे कहते हैं कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टिंग करें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्लड्स की। जिस तरीके से पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं, सबसे पहले तो हम सबको बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह की तबाही हो रही है आने वाले दिनों में उसका जो नुकसान है वो मिनिमाइज़ हो जाए। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, उनकी सारी जो जमा पूंजी है उसका भी नुकसान हो रहा है। और पहले तो ये फ्लड्स जो है तकरीबन 10 साल 15 साल बाद आता था, बट अब पिछले 5 सालों में 2 दफ़ा फ्लड आ गया है। तो जो लोग बड़ी मुश्किल से रिकवर किया था 2022 के फ्लड से, उनके ऊपर फिर से एक आफत आ गई है।
बैंकिंग सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लड्स की इम्पोर्टेंस होती है और वो इस तरीके से बैंक्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन्स दिए होते हैं। तो नेशनल बैंक की अगर बात करें तो 120 बिलियन रुपीस इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड किया हुआ है। बट आप 2022 के फ्लड्स भी उठा के देख लें तो उस वक्त भी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में एज सच कोई बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए थे। फिर उसके साथ साथ ज़्यादातर ये जो लोन्स होते हैं ये गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ गारंटी भी दी होती है आपका लॉस रिकवर करने के लिए। और लेटली मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि 2022 की तरह इस दफ़ा भी हमारी बैलेंस शीट जो है वो फ्लड से प्रोटेक्टेड रहेगी। और अब हमारे एंथुजियास्टिक व्यूअर्स के लिए 2 स्पेशल बोनसेस ऑन नेशनल बैंक। और फर्स्ट ये है कि लेटली अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अब आपने जो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट के बिल्स और गवर्नमेंट के PIBs आ जाते हैं, उन पे भी आपने थोड़ी बहुत जो है प्रोविजनिंग करनी होगी। और उसकी वजह से जो है बैंकिंग सेक्टर के कार जो है वो सबको थोड़ा थोड़ा उनका कम हो जाएगा। और स्टेट बैंक ने कहा है ये प्रोविजनिंग जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता अगले 3 सालों में करनी है। नेशनल बैंक ने इस प्रोविजनिंग का 30 से 50% ऑलरेडी अपने कार में कर चुकी है और फिर भी इनका जो कार है वो 30% के अराउंड है। सो अगेन ये शो करता है कि इस बैंक की डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और लास्टली बात कर लेते हैं द इन्फेमस न्यूयॉर्क केस ऑन नेशनल बैंक। लास्ट फ्यू ईयर्स में मैनेजमेंट ने इस केस को भी अच्छे तरीके से टैकल कर लिया है और अपनी न्यूयॉर्क की जो ब्रांचेस हैं उनको शट करके जो भी पेनल्टी इन पे इम्पोज हुई थी उसको पे करके ये केस जो है अब कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ अफेक्टीज़ ने सेकेंडरी लायबिलिटी के भी केसेस किए हुए हैं ऑन नेशनल बैंक एंड HPL। सो नेशनल बैंक ने ये जो सेकेंडरी लायबिलिटी वाला केस है इसको भी कम्प्लीटली सेटल कर चुके हैं। सो अब न्यूयॉर्क लायबिलिटी केस से रिलेटेड कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली हैं। सो अब सारा फोकस है कि नेशनल बैंक की मैनेजमेंट जो है इस टर्न अराउंड स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से आगे लेके जाती है, डिपॉजिट ग्रोथ कैसे करती है पाकिस्तान के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स की, और इसके साथ साथ जो अपनी फ्रेंचाइजेस को, अपनी ब्रांचेस को रिवैम्प कर रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से एक आम डिपॉजिटर को अट्रैक्ट कर पाती है। और साथ साथ जो नेशनल बैंक के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पिछले सालों में इतने साल जो है बग़ैर डिविडेंड के बर्दाश्त किए, उनको भी कैसे कैसे साथ लेके चलते हैं। अच्छी बात यह है कि जो बैंक के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं वो लॉन्ग टाइम NBP के एम्प्लॉय ही हैं, तो वो इस बैंक को ग्रास रूट से समझते हैं और अच्छी पॉलिसीज़ जो है वो टर्न अराउंड की इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सो आज हमने आप सबकी रिक्वेस्ट में और मोर देन 200 कमेंट्स आए थे हमारे इस शॉर्ट पे, हमने डिटेल में डिस्कस किया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की और इस पे भी बात की कि फ्यूचर में नेशनल बैंक जो है किस तरीके से फिर से एक डिविडेंड स्टॉक बनने जा रहा है। जो लोग पहले से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको याद होगा कि नेशनल बैंक पहले एक प्रॉपर डिविडेंड स्टॉक हुआ करता था। इवन जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था उस साल में भी इन्होंने अपना पिछले साल के मुकाबले में डिविडेंड बढ़ा दिया था। और अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, every sector, including our special framework on banking sector, enroll in our investing masterclass 4.0 जिसकी क्लासेस जो हैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली हैं। And now it's time to reveal the winner of our last video question. And the winner is मोहतशिम, और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट हो सकता है इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू नेशनल बैंक। सबसे पहले आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि ये वीडियो आपको नेशनल बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी समझने में कितनी वैल्यूबल लगी। सेकेंडली आपने हमें बताना है कि क्या नेशनल बैंक जो है आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है, और अगर आप शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके हिसाब से बेस्ट बैंक कौन सा है एंड वाई। और थर्डली आपने हमें बताना है कि आपके हिसाब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि नेशनल बैंक 2025 के आखिर में कितना डिविडेंड अनाउंस करेगा। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप मज़ीद कंपनीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियोज़ देखना चाहते हैं जिसमें कि मिज़ान बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, मारी एनर्जीज़, ऑलमोस्ट सारी जो टॉप कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की वो सब इंक्लूडेड हैं, चेक दिस प्लेलिस्ट ऑन आवर चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।